हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान के स्रोत के संदर्भ में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए प्रावधानों पर चर्चा की है। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग जो है तो यहाँ पर और देखते हैं कि कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान को किन किन देशों से लिया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है चलते हैं, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने एक तो लिया है संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना की भाषा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसकी भाषा जो है ना, वो लगभग एक जैसी आपको यह तो मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना की जो भाषा है ना, उससे हमने अपने भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा ली हुई है। दूसरा, हमने जो है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों को जानकारी होगी, है ना। आपको मैंने बताया था कि हमारे देश में शक्तियों का विभाजन जो कि हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है, तो शक्तियों का विभाजन जो है वो अनुसूची 7 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के प्रावधान दिए गए हैं। तो जो समवर्ती सूची है, जिस पर संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, वह प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हुए हैं। हम लोग जानते हैं संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है तो आपका केंद्र का होता है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होता है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, इसके बाद वित्त आयोग, वित्त आयोग, है ना। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। ये वित्त आयोग भी हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। ठीक, इसके बाद आता है आपका केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र और राज्य के मध्य आपके जो विधायी संबंध होते हैं, जो वित्तीय संबंध होते हैं, जो कार्यपालकीय संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध होते हैं, तो सारे जो केंद्र और राज्य के मध्य के संबंध हैं, है ना, उनकी जो है तो सारी व्यवस्था भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। ठीक, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने इसको लिया हुआ है। ये समवर्ती सूची के साथ ही, है ना, जो शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन, है ना। तो शक्तियों का विभाजन किस तरीके से होगा, है ना, इसका प्रावधान भी हमने
जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। हम लोग जानते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के या कहना चाहिए जो राष्ट्रीय महत्व के जो है तो विषय होते हैं उन्हें संघ सूची में रखा जाता है, जो क्षेत्रीय महत्व के विषय होते हैं उन्हें राज्य सूची में रखा जाता है, और जो ऐसे विषय होते हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के भी होते हैं और क्षेत्रीय महत्व के भी होते हैं उन्हें समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है हमने शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब हम लोग चलते हैं आयरलैंड। आयरलैंड है ना, तो आयरलैंड से हमने सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान लिया है वह है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिनको हम कहते हैं, है ना। तो जैसा कि इसके अध्ययन से ही हमें लग रहा है निर्देशक तत्व मतलब ये निर्देश है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? निर्देश है ना। ये निर्देश कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। किसके लिए दे रहा है? राज्यों के लिए दे रहा है। तो जनता के कल्याण के लिए नीतियां निर्धारित करने हेतु यहाँ पर संविधान के द्वारा राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक किया गया है, जिसमें जनता के कल्याण से जुड़े हुए जो है तो प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रावधानों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। ठीक, इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, दूसरा हमने क्या लिया है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का अर्थ है कि कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट करेंगे, मतदान करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इन सबको मिलाकर के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल गठित होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सभी में मैंने क्या कहा? निर्वाचित सदस्य, अर्थात जो नॉमिनेट कैंडिडेट हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं, वह यहाँ पर वोट नहीं करेंगे। जैसे राज्यसभा में हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से जो है तो यहाँ पर नॉमिनेट कर सकता है। राष्ट्रपति यहाँ पर जो है तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो वो लोग यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करेंगे। इसी तरीके से लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन है ना, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, यदि ऐसे एंग्लो इंडियंस का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व चुन करके लोकसभा में नहीं आ पाया। और इसी प्रकार से राज्यों की विधानसभाओं में भी यदि एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वहाँ के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह भी एक एंग्लो इंडियन सदस्य को वहाँ पर नॉमिनेट कर सकता है। और यही स्थिति जो है तो आपके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी के लिए है। तो इस प्रकार से जो मनोनीत सदस्य हैं वह यहाँ पर जो है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट
नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो है तो कहना चाहिए कि निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये जो है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट करते हैं और इन्हीं सबको मिला करके कहा जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 54 में किया गया है। इसके बाद जो अभी अभी मैंने आपको बताया है ना कि राज्यसभा में, है ना, यहाँ पर राज्यसभा में जो आपके राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन है ना, 12 सदस्यों का को जो है मनोनीत करने का जो प्रावधान है ना, ये भी हमने आयरलैंड से ही लिया हुआ है ना। कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से, इन 4 क्षेत्रों से राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है ना, उसका प्रावधान भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। इसके बाद अब कहाँ चलना है, तो चलिए चलते हैं हम लोग रूस। तो रूस से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान, फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य लिए हैं, है ना। यहाँ पर जो है रूस के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे, है ना। मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज मूल संविधान में सम्मिलित नहीं थे। यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भाग 4 के बाद एक नया भाग जोड़ा गया 4 का, और अनुच्छेद 51 के बाद एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51 का, है ना, 51A, और इसके अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया, 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी यहाँ पर जोड़ा गया। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्य जो है तो दिए गए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक, तो इस प्रकार से ये मौलिक कर्तव्य जो है ये हमने रूस से लिए हुए हैं। इसके अलावा 5 ईयर्स प्लान या पंचवर्षीय योजनाएं, तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं जो है तो कहना चाहिए कि बनती हैं, है ना। आगामी 5 वर्ष के लिए जो है तो योजनाएं जो है तो बनाई जाती हैं और उनका क्रियान्वयन जो है 5 वर्षों के दौरान किया जाता है ना। 5 वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व ही, है ना, आयोग के द्वारा यहाँ पर ऐसी योजनाएं जो है तो तैयार की जाती हैं, है ना, जिसमें पूरी नीति निर्धारित की जाती है कि सरकार के द्वारा इन 5 सालों में किन किन मुद्दों पर या किन किन जो है तो कहना चाहिए कि मामलों में या किन किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं भी हमने रूस के संविधान से यहाँ पर ली हुई है। इसके बाद हम लोग चलते हैं जापान। जापान के संविधान से हमने केवल एक ही प्रावधान लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत है ना इसका प्रावधान किया गया है ना। आर्टिकल 21 में जो है कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द जो है ये हमने जापान से लिया हुआ है ना। इसका विस्तार से अध्ययन हम लोग अनुच्छेद 21 के अंतर्गत करेंगे, है ना। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं जापान के बाद फ्रांस। फ्रांस से हमने यह तो लिया है गणराज्य व्यवस्था, रिपब्लिक, है ना, गणराज्य या रिपब्लिक। गणराज्य का अर्थ होता है कि जो राष्ट्र प्रमुख होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। यहाँ पर जो है जो राष्ट्र प्रमुख होगा वह जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, है ना। क्योंकि जो राजतंत्र होते हैं वहाँ पर राजा का लड़का राजा होता है ना, वंशानुगत चलता है। लेकिन जो गणराज्य होते हैं, जो गणतंत्र जो है तो कहना चाहिए जहाँ पर होता है ना, तो गणतंत्र में या गणराज्य में राजा का लड़का राजा नहीं होता, बल्कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि राजा होता है। तो हमारे यहाँ पर भी जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जिसे हम लोग यह तो कहना चाहिए कि राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। तो हमारे यहाँ पर राष्ट्र प्रमुख का डायरेक्ट जनता के द्वारा तो चुनाव नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली जनता के द्वारा ही चुना जाता है, अर्थात जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। जैसे लोकसभा के सदस्यों को जनता चुनती है ना, और लोकसभा के सदस्य जो है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट करते हैं। इसी तरीके से जो है जनता के द्वारा विधानसभा के सदस्यों को चुना जाता है, विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट करते हैं। इसी तरीके से जनता के द्वारा विधानसभा के सदस्यों को चुना जाता है, विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट करते हैं। तो जो हमारे देश में राष्ट्र प्रमुख है वह वंशानुगत नहीं है, बल्कि जनता के द्वारा चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि होता है। ठीक, तो ये आपकी जो है तो फ्रांस से हमने व्यवस्था ली। इसके बाद हम चलते हैं जर्मनी। तो जर्मनी का नाम सुनते ही है ना हिटलर की याद आ जाती है ना। जर्मनी, है ना। तो जैसे ही हिटलर की याद आती है तो आफत आ जाती है। आफत मतलब आपातकाल, है ना। तो यहां पर जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल, आपातकालीन प्रावधान, है ना। हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद जो है 352 से लेकर के 360 तक आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। तो इस प्रकार से ये जो आपातकाल के प्रावधान हैं, ये आपातकालीन प्रावधान हमने जर्मनी के वीमर संविधान से लिया हुआ है ना। यहाँ पर विद्वान थे, है ना, वीमर साहब, उन्होंने जो है तो यहाँ के संविधान का निर्माण किया था। तो इस संविधान का नाम, है ना, उन्हीं विद्वान के नाम पर वीमर संविधान पड़ गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं साउथ अफ्रीका, है ना, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण
अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने सबसे महत्वपूर्ण जो है कहना चाहिए कि जो प्रोसेस ली है वह है 368, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, है ना। 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने जो है तो साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से ली हुई है। यद्यपि बाद में दोबारा से जब साउथ अफ्रीका के संविधान का निर्माण हुआ तो साउथ अफ्रीका ने हमारे यहाँ के संविधान का अधिकांश भाग जो है तो एडॉप्ट किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने, है ना, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अर्थात अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को एडॉप्ट किया। इसके बाद आते हैं हम लोग कनाडा। कनाडा की यदि हम बात करें तो कनाडा से हमने मुख्य रूप से लिया है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, यद्यपि जो संघीय व्यवस्था है ना, इसका प्रावधान, है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 से भी मिलता है। भारत शासन अधिनियम 1935। हालांकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने हमारे संविधान का अधिकांश भाग लिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर संघीय व्यवस्था स्पेशली जो है आपके भारत शासन अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1935 और कनाडा के संविधान से जो है तो इस व्यवस्था को जो है तो लिया गया है। दोनों के से जो है तो इसको जो है सुदृढ़ किया गया है। साथ ही साथ अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को, ये प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को, इसका क्या मतलब है? तो हम लोग जानते हैं कि अनुसूची 7 के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, 3 भागों में जो है तो विधि बनाने की शक्तियों का वर्णन किया गया है। लेकिन ये उस समय संविधान निर्माताओं के द्वारा जितना सोचा जा सकता था उतना सोच कर के उन्होंने जो है तो विषयों को यहाँ पर इन तीन सूचियों में विभाजित करके सम्मिलित कर दिया। लेकिन कई विषय ऐसे हैं जो उस समय परिस्थिति के अनुसार जो है तो नहीं थे, और आगे चल करके समय परिस्थिति के अनुसार नए विषय जो उत्पन्न होते हैं तो उनके संदर्भ में संविधान में ही प्रावधान कर दिया गया था कि ऐसे कोई विषय जो कि उस समय ज्ञात ना हो, आगे चल करके कोई जो है तो विषय आते हैं तो उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा, संघ के अंतर्गत होगा, अर्थात केंद्रीय विधानमंडल के अंतर्गत होगा। इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, है ना। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कंप्यूटर प्रचलन में नहीं था। बाद में जब कंप्यूटर क्रांति आई तो इसके बहुत सारे लाभ रहे, लेकिन लाभ के साथ जो है तो कुछ नुकसान भी रहे, है ना। तो उन नुकसानों में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था साइबर क्राइम। किसी का भी डाटा चुरा लेना, किसी को कोई अश्लील फोटो या अश्लील वीडियो भेज देना, या किसी के जो है तो कहना चाहिए कि साइट को हैक कर लेना, है ना। तो कई प्रकार के जो है तो साइबर क्राइम यहाँ पर जो है उत्पन्न होने लगे। तो इनको कंट्रोल करने के लिए अब विधि की आवश्यकता थी। अब विधि कौन बनाए? तो देखा कि साइबर क्राइम का जो विषय है वह ना तो संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में, ना ही संवर्ती सूची में। तो फिर कानून कौन बनाएगा? तो अवशिष्ट शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? केंद्र सरकार के पास। और हम लोग जानते हैं IT एक्ट 2000, है ना, ये जो है कानून किसने बनाया? केंद्र सरकार ने। तो इस प्रकार से यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ
केंद्र को देने का प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने हमारे संविधान में प्रमुख प्रावधानों को किन किन देशों से लिया, उनका वर्णन यहाँ पर हमने देखा। हालांकि और भी प्रावधान है ना कई देशों से लिए गए हैं, है ना, लेकिन सभी का विस्तार से अध्ययन करना यहाँ पर संभव नहीं है। तो जो सामान्यतः विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका अध्ययन यहाँ पर हम लोगों ने संक्षिप्त रूप से किया, है ना। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल RSP लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बाजू में दिए बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।